नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लॉज। देखिए क्लॉज जो कि रिलेटिव प्रोनाउन, क्लॉज या रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर एक टॉपिक आता है आपके लिए। उसमें क्लॉज तो 3 होते हैं, उनके अलग अलग प्रकार से भी पढ़ेंगे, लेकिन एक टॉपिक आता है रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्लॉज में ही है। जो कि रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसमें आपको प्रयोग सीखने होते हैं हु का, whom का, which का, whose का और that का। इनसे वाक्यों को जोड़ना और भरना सिखाया जाता है, और भरने कई बार इनसे वाक्य को जुड़वाता है क्वेश्चन पेपर में, या फिर इनको भरवाता है। तो आज मैं आपको जोड़ना सिखाऊंगा। जोड़ने के लिए सबसे आसान सी बात यह है कि देखिए आपके लिए 2 क्वेश्चन आएंगे, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन में कोई नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, एक वर्ड आता है कॉमन। एक वर्ड क्या आएगा? कॉमन। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, इसके लिए दूसरे सेंटेंस में एक वर्ड कॉमन आएगा। जो वर्ड कॉमन आएगा उस वर्ड को हटाएंगे यहां से, है ना। उसकी जगह पे इनमें से कोई एक शब्द इस्तेमाल होगा, वो नियमानुसार होगा, कौन सा होगा। और जिस नाउन के लिए ये कॉमन वर्ड आया था उस नाउन के तुरंत बाद दूसरे सेंटेंस को लिख देते हैं। इस नाउन के लिए जो भी कॉमन वर्ड आएगा उस कॉमन वर्ड के स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन का शब्द लगाएंगे और पूरे वाक्य को इस नाउन के तुरंत बाद लिख देंगे। अगर नाउन पहले सेंटेंस की नाउन वाक्य के शुरुआत में है तो पहले नाउन के तुरंत बाद दूसरे वाक्य को लिख देंगे, और पहले वाक्य का शेष हिस्सा है वो यहां लिख देंगे बाद में। ओके, मान लो अंतिम शब्द का कॉमन वर्ड यहां आता है तो उसके तुरंत बाद लिख देंगे। जहां आएगा शब्द कॉमन उसके तुरंत बाद दूसरे वाक्य को लिखते हैं। तो कॉमन वर्ड के तौर पर या तो नाउन आएगी या फिर प्रोनाउन आएगा। सबसे पहले बात करते हैं हु की। तो हु की जब हम बात करेंगे तो कौन कौन से शब्द हटाने हैं, कौन कौन से नाउन हटाने हैं या प्रोनाउन हटाने हैं, इस विषय में एक एक करके बात करेंगे। देखिए हु जो होता है वो सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है। सब्जेक्ट के स्थान पर कहाँ यूज होता है? सब्जेक्ट के स्थान पर। अब सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है तो सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हो रहा है तो सब्जेक्ट के स्थान पर कुछ शब्द आएंगे। अगर हम बात करें प्रोनाउन के तौर पर, या तो आपको ही मिलेगा या सी या दे, ये शब्द मिलेंगे। और नाउन तो जो होगी वो रिपीट होगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इन शब्दों को हटाएंगे और उस जगह पर क्या लगाएंगे? हु। ही, सी या दे को हटा करके हु लगाते हैं। एग्जाम्पल देखें। खास बात यह है कि ये जो शब्द है ये सब्जेक्ट के स्थान पर जो आता है ये व्यक्ति के लिए आता है। व्यक्ति के लिए। किसके लिए आएगा? व्यक्ति के लिए। अर्थात हु का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर होता है और व्यक्ति के लिए होता है। उदाहरण, आई हेल्प्ड विनोद, आई हेल्प्ड विनोद, ही इज योर फ्रेंड। अब देखिए ये है वाक्य आपका। इस वाक्य में क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन वाक्य और दूसरा वाक्य, इन दोनों को जोड़ करके बनाना है एक आई हेल्प्ड विनोद। इन दोनों में कौन सा वर्ड ऐसा है जो कॉमन आ रहा है? अब आई के लिए तो ही आता नहीं है कभी भी, तो किसके लिए आया? विनोद। नाउन तो इसमें एक ही है विनोद, तो नाउन विनोद के लिए क्या आया? ही को हटा देंगे। ही किसके लिए आया? विनोद के लिए। तो वाक्य को विनोद के बाद लिख देंगे आई हेल्प्ड विनोद,
आई हेल्प्ड विनोद। ही के स्थान पर क्या आता है? हु को लिखेंगे हु इज योर फ्रेंड, हु इज योर फ्रेंड, ये हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। ऋतिक इज वर्किंग वेरी हार्ड, he made me yesterday। अब ये वाक्य देखेंगे आप। ऋतिक इज वर्किंग वेरी हार्ड, ही मेड मी yesterday। ऋतिक कठिन परिश्रम कर रहा है, वह मुझे कल मिला। अब इन दोनों वाक्यों में कॉमन वर्ड क्या है? तो इस वाक्य में नाउन कौन कौन सी है? नाउन एक ही आई है, ऋतिक। अब ऋतिक के लिए दूसरे वाक्य में क्या शब्द आया है? ही आया है, तो यहां से ही को हटा देंगे। अगर ही को हटाएंगे तो वाक्य को कहाँ जोड़ेंगे? हटा किसकी वजह से रहे ही को? ऋतिक के लिए, तो वाक्य को ऋतिक के तुरंत बाद लिख जोड़ देंगे। ऋतिक व्यक्ति है और ही सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो ऋतिक के बाद जोड़ेंगे ही। ऋतिक के और ही के, ऋतिक के बाद क्या लिख दिया? हु। ऋतिक के बाद हु और ही के स्थान पर हु आया था, इसलिए इस पूरे वाक्य को ऋतिक के बाद लिखेंगे। ऋतिक हु मेड मी yesterday, हु मेड मी yesterday। जिस शब्द के लिए आया उस शब्द के तुरंत बाद दूसरा वाक्य लिख दिया। अब ये शेष बचा हुआ भाग था पहले वाक्य का, इसको इसके बाद लिख देंगे। इज वर्किंग वेरी हार्ड। ओके, और देखते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि आपको अगर एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे तब उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक हु का पहला प्रयोग समझ में आ जाएगा, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन, सारे रिलेटिव प्रोनाउन आसानी से समझ में आ जाएंगे। शिमला हैज फाउंड ए पेन। शी रिटर्न, शी हैज रिटर्न इट, शी हैज रिटर्न देम। अब देखिए, शिमला हैज फाउंड ए पेन, शी रिटर्न देम। शिमला को एक पेन मिला, उसने उनको लौटा दिया। उनको मतलब किसी व्यक्ति के लिए या व्यक्ति के लिए आया है ना। अब इस सेंटेंस में, क्योंकि देखो यहाँ पर एक नाउन तो ये है और दूसरी नाउन ये है, दो ही नाउन है। इन दोनों नाउन में से कॉमन वर्ड कौन सा है? कि शिमला के लिए सी आया है, क्योंकि महिला के लिए आता है इसलिए सी आया। अब यहाँ ए पेन था, ए पेन है और ये देम है, तो ये तो कॉमन वर्ड है नहीं, तो कॉमन वर्ड तो क्या है? सी है। और पेन के लिए सी भी नहीं आता है ना, ये शिमला के लिए देम भी नहीं आता क्योंकि ये सिंगुलर है। तो कॉमन वर्ड है शिमला के लिए क्या आया? सी। शिमला के लिए क्या आया? सी। वाक्य को दूसरे वाले को शिमला के तुरंत बाद लिख देंगे। यहाँ पे आया शिमला, सी के स्थान पर क्या लिखेंगे? हु। हु हैज रिटर्न, हु हैज रिटर्न देम
दे रिटर्न के बाद देम। अब ये दूसरा वाक्य लिख दिया। इसके बाद पहले वाक्य में क्या बचा हुआ था, हैज फाउंड ए पेन, इसको लिख देंगे हैज फाउंड ए पेन, ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, रवि बीट्स रानी एवरी डे, एवरी डे। रवि बीट्स रानी एवरी डे। शी इज वेरी नोटी। अब ये वाक्य है आपका। इस वाक्य में हमें कॉमन वर्ड ढूंढना है। रवि बीट्स रानी एवरीडे, शी इज वेरी नोटी। नाउन दो आई हैं, एक है रवि और दूसरा है रानी। दूसरे शब्द में से हटाने लायक शब्द क्या है, इस हिसाब से आप अगर देखना चाहें इसमें से क्या हट सकता है, सी हट सकता है। सी किसके लिए आता है, लड़की के लिए। हमें अर्थ भी निकालने की कहीं जरूरत नहीं है। सी किसके लिए आता है, लड़की के लिए। रवि लड़की का नाम है नहीं, क्या है, रानी। तो वाक्य को रानी के बाद लिखेंगे। वाक्य को किसके बाद लिखेंगे, रानी के बाद। तो ऐसे लिखेंगे रवि बीट्स रानी। सी किसके लिए आता है, व्यक्ति के लिए। और व्यक्ति के लिए क्या प्रयुक्त होता है, हु। व्यक्ति के लिए क्या यूज होता है, हु। रवि बीट्स रानी हु इज वेरी नोटी। पहले वाक्य में से रह क्या गया था, एवरीडे, इसको लिख देंगे एवरी डे। ये बन गया आपका वाक्य। अगर कोई प्लूरल सेम वर्ड आता है तो उसके लिए दे आएगा। दे आएगा तो दे के का यूज कर देंगे। जैसे अगला उदाहरण देखिए आप। अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ जाएंगे तो किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम क्लॉज में नहीं आएगी। नमन कॉल्ड हिज daughters. Raman called his daughters the day before. The day before. I taught them in my school last year. I taught them in my school last year. अब यहाँ पर देखेंगे, नमन called his daughters the day before. I taught them in my school last year. अब यहाँ पर अगर वाक्य को हम जोड़ेंगे तो आप देखिए कि इस वाक्य में दूसरे वाले में हटाने लायक शब्द है क्या। आई को तो मैंने हटाना बताया भी नहीं है, तो ये हटेगा देम। अब देम किसके लिए आया, नमन के लिए नहीं। तो नमन तो सिंगुलर है और ये देम प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ड क्या है, डॉटर्स। डॉटर्स के लिए आया है, तो यहाँ से देम को हटा देंगे। सॉरी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हो गया है ना, मैं सब्जेक्ट वाला एग्जांपल बता रहा था। दे, यहां देखते हैं, दे टॉट इन माई स्कूल। दे टॉट इन माई स्कूल। यहां से हटने लायक शब्द क्या है, दे। तो दे को हटाएंगे किसके लिए, डॉटर्स के लिए। डॉटर्स क्या है,
प्लूरल नाउन, और दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल के स्थान पर प्लूरल आएगा और सिंगुलर के स्थान पर सिंगुलर। तो अब इस वाक्य को जब हम जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा, नमन, डॉटर्स के बाद दूसरे वाले वाक्य को लिख देंगे, नमन कॉल्ड हिज डॉटर्स, नमन कॉल्ड हिज डॉटर्स। दे हट गया, दे के स्थान पर क्या हो गया, हु टॉट इन माई स्कूल द डे बिफोर, रह गया था उसको, क्योंकि ये पहले वाक्य का हिस्सा रह गया था, इसको लास्ट में लिख दिया। तो ये था हमारा हु का प्रयोग। हु के बाद अगला प्रयोग देखेंगे हम whom का। whom का जो प्रयोग होता है वो होता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर। कहाँ पे होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। whom का प्रयोग कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब हम whom का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर whom का जब प्रयोग होगा तो हटेगा क्या क्या, या तो हिम हटेगा, क्या हटेगा, या तो हिम, या फिर हर, या फिर देम, या फिर क्या हटेगा, देम। एग्जाम्पल देखते हैं। whom का प्रयोग भी व्यक्ति के लिए होता है। तो जब whom का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है तो निश्चित सी बात है हटने वाली नाउन व्यक्ति के लिए आएगी, या हटने वाला प्रोनाउन व्यक्ति के लिए आएगा। किरण lives in Delhi, I know her very well। आपका ये क्वेश्चन है, किरण लिव्स इन दिल्ली, आई नो हर वेरी वेल। कौन सा शब्द हटने लायक है, हर। हर ही हटता है और कुछ बताया भी नहीं है। तो हर हट रहा है, हर आया किसके लिए है, किरण के लिए, क्योंकि ये किरण, ये हर स्त्रीलिंग है। और ये भी, तो ये हटेगा तो यहाँ से हटा देंगे इसको, है ना, और दूसरे वाक्य को whom लगा के जोड़ देंगे। एग्जाम्पल देखिए, किरण के बाद क्या जोड़ दिया, whom। उसके बाद इस वाक्य को पूरे को लिख देंगे, आई नो वेरी वेल, आई नो वेरी वेल। पहले वाक्य का जो हिस्सा रह गया था उसको लास्ट में लिख देंगे, लिव्स इन दिल्ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I taught Radhika, I taught Radhika, I taught Radhika Radhika is working very hard, very hard। देखिए सेंटेंस चेंज करते हैं, क्रम इनका दोनों का। राधिका इज वर्किंग हार्ड, working hard। I teach
राधिका, आई टीच राधिका इन दिस स्कूल। ये एग्जाम्पल है। जब इसको देखेंगे, राधिका इज वर्किंग हार्ड, आई टीच राधिका इन दिस स्कूल। इस सेंटेंस में कॉमन वर्ड क्या है? या तो प्रोनाउन आएगा या फिर नाउन आएगी कॉमन। तो राधिका यहाँ भी यूज हो रहा है और राधिका यहाँ भी यूज हो रहा है। तो राधिका देखिए ये ऑब्जेक्ट के बाद आया है ना, राधिका आया कहाँ है? ऑब्जेक्ट के, वो सॉरी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ऑब्जेक्ट के जब स्थान पर आया है तो प्रयोग किसका होगा? हुम का। किसका प्रयोग होगा? हुम का, क्योंकि नाउन रिपीट हो रही है। हिम, हर या देम तो आया नहीं है, नहीं आया तो क्या हुआ? यहाँ तो नाउन खुद ही आ गई, खुद आ गई, तो इसलिए यहाँ से इसको हटा देंगे। लिखेंगे राधिका whom I teach, whom I teach in this school, in this school। पहले वाक्य का क्या रह गया? इज वर्किंग हार्ड, लिख देंगे इसको, इज वर्किंग हार्ड। ओके, उम्मीद करता हूं अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम, विच का प्रयोग। विच का प्रयोग, उससे पहले हुज का प्रयोग देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, क्योंकि हु, हुज और हुम तीनों ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होते हैं, तीनों व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक सब्जेक्ट के स्थान पर तो दूसरा ऑब्जेक्ट के स्थान पर। यह है तीसरा हुज। हुज का प्रयोग होता है पजेसिव के स्थान पर। कहाँ होता है? पजेसिव के स्थान पर। तो देखिए, हुज का प्रयोग पजेसिव प्लस नाउन के साथ में होगा। किसके साथ में? पजेसिव प्लस नाउन के साथ में। पजेसिव, पसेसिव भी कहते, पसेसिव के स्थान पर। तो पसेसिव के स्थान पर, पसेसिव के स्थान पर जब इसका प्रयोग होगा तो जो प्रोनाउन इसके साथ में आते हैं, प्रोनाउन की बजाय एडजेक्टिव आते हैं। एडजेक्टिव कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है हिज, दूसरा आता है हर, और तीसरा दियर। इनके साथ नाउन भी आती है, नाउन इनके साथ जुड़ करके आती है, इसलिए जहां भी वाक्य को जोड़ेंगे वहां नाउन को साथ लेकर ही जाएंगे। और किसके साथ प्रयुक्त होता है? किसके लिए प्रयुक्त होता है? व्यक्ति के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। विवेक इज रीडिंग ए बुक। विवेक इज रीडिंग ए बुक। His father is a doctor। His father is a doctor। ये वाक्य है आपके लिए। अब इस वाक्य में एक कॉमन वर्ड ढूंढना है। कॉमन वर्ड क्या है? कॉमन वर्ड, विवेक तो रिपीट हुआ नहीं है और कोई शब्द रिपीट हुआ नहीं है, तो ये हिज आया है। अब ये हिज किसके लिए आया है? विवेक के लिए। तो वाक्य को विवेक के बाद जोड़ेंगे। अब हिज के साथ में नाउन आई है, हिज के साथ में क्या आई है? नाउन। तो हिज के साथ में जब नाउन आई है तो उस नाउन को साथ में लिखेंगे और उसके स्थान पर, हिज के स्थान पर क्या लिखेंगे? हुज। वाक्य को जोड़ेंगे, विवेक हुज फादर, हुज फादर इज ए डॉक्टर, इज ए डॉक्टर, है ना। अब क्या रह गया? इज रीडिंग ए बुक, इसको लिख देंगे, इज रीडिंग ए बुक, इज रीडिंग ए बुक।
आ गया हुआ, उम्मीद करता हूँ समझ में। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। The police was chasing a thief last day. The police was chasing a thief. The villagers found his bike beside a pond. इस वाक्य को देखिए। पुलिस वॉज चेजिंग ए थीफ लास्ट डे। द विलेजर्स फाउंड हिज बाइक बिसाइड ए पॉन्ड। इस वाक्य में इन दो वाक्यों में कॉमन वर्ड अगर ढूंढें तो कोई भी नजर नहीं आता, क्योंकि विलेजर और पुलिस दोनों अलग चीज हो गई। अब यहाँ थीफ आया है और यहाँ बाइक आई है। बाइक के तुरंत पहले क्या आया है? हिज। ये हिज क्योंकि पुलिस प्लूरल होती है और विलेजर भी प्लूरल है, और वैसे भी एक सेंटेंस, ये तो सेम सेंटेंस हो गया। ऊपर पुलिस और थीफ है, तो ये हिज किसके लिए आया है? थीफ के लिए। वाक्य को थीफ के तुरंत बाद जोड़ेंगे। किसके बाद जोड़ेंगे? थीफ के बाद। उदाहरण का आंसर मैं ऊपर लिखता हूं इसका, देखिए। द पुलिस वॉज चेजिंग। अब यहां नियम ये कहता है, अगर किसी नाउन के पहले ए या एन लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो? ए या एन, और उसके तुरंत बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आए तो ए या एन को दा में बदल देते हैं। इस ए को किस में बदल देंगे? दा में। ठीक है। द पुलिस वॉज चेजिंग द थीफ, है ना। आया क्या है? हिज बाइक। अब हिज बाइक को जब हम ऊपर लाएंगे तो हिज का क्या हो गया? हुज बाइक। बिसाइड ए पॉन्ड। अब देखो, ये जो वाक्य है, हिज बाइक को तो लिख लिया, लेकिन वाक्य को तो इसको पूरे को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? यहां से शुरुआत से लिखेंगे। हिज बाइक द विलेजर्स फाउंड। हिज बाइक द, क्योंकि उस शब्द के तुरंत बाद वाक्य को लिखा जाता है। द विलेजर्स फाउंड बिसाइड ए पॉन्ड। बिसाइड ए पॉन्ड रह क्या गया? वॉज चेजिंग। क्या रह गया? सॉरी, क्या रह गया? इस वाक्य में से लास्ट डे रह गया था ना, है ना। इसको लिख देंगे लास्ट डे। उम्मीद करता हूं वाक्य अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद अगला प्रयोग आता है हमारा विच के लिए, और ये विच का जो प्रयोग होता है, ये होता है किसके लिए? वस्तु और जानवर के लिए। किसके लिए प्रयोग होता है? वस्तु और जानवर के लिए। तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर भी होता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी होता है। अगला प्रयोग है विच का, वस्तु और जानवर के लिए। किसके लिए? वस्तु और। अब वस्तु के लिए या तो इट आता है सिंगुलर में, और प्लूरल में क्या आता है? देम। तो इट के लिए और दे के लिए। ये तो हो गया सब्जेक्ट के स्थान पर। किसके स्थान पर? सब्जेक्ट के स्थान पर। तो इट या दे आएंगे, है ना।
और ऑब्जेक्ट के स्थान पर इट का ऑब्जेक्ट भी इट होता है और दे का पॉजेसिव क्या होता है, देम। इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। इनका प्रयोग किसके स्थान पर होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। एग्जाम्पल देखते हैं अब। आई हैव ए व्हाइट हॉर्स। आई हैव ए व्हाइट हॉर्स, पहला वाक्य। इसी का दूसरा अगर मैं वाक्य लिखूं इसी से संबंधित, आई इट इज वेरी ब्यूटीफुल। इट इज ब्यूटी। इन दोनों वाक्यों में जोड़ना है हमें, इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है। तो आई हैव ए व्हाइट हॉर्स, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। दूसरे वाक्य में बात किसकी की गई है, घोड़े की बात की है। हट क्या सकता है इसमें से, इट। आया किसके लिए है, इट घोड़े के लिए। इसके तुरंत बाद वाक्य को लिख देंगे, आई हैव। अब ए का क्या हो जाएगा, द। पूर्व नियम के अनुसार जो मैंने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन जब इस्तेमाल करते हैं और उसके पहले ए आई लगा हुआ हो तो द में बदल देंगे। आई हैव द व्हाइट हॉर्स विच इज वेरी ब्यूटीफुल। विच इज वेरी ब्यूटीफुल। हॉर्स एक जानवर था, जानवर के लिए इट आया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल। संदीप had bought two new cars. Sandeep had bought two new cars. I saw them 2 days before. अब इस वाक्य को अगर हम जोड़ें तो कॉमन वर्ड संदीप और आई, ये तो कॉमन है नहीं। ये कार्स आया है और कार्स के लिए क्या आया है, देम। क्योंकि संदीप के लिए तो देम आता नहीं है, क्योंकि संदीप सिंगुलर और देम क्या है, प्लूरल। प्लूरल यहाँ पे कार्स है तो कार्स के लिए ही आया है देम। इस वाक्य को कार्स के बाद जोड़ देंगे। संदीप हैड बॉट 2 कार्स, है ना। विच, वस्तु के लिए क्या लगाते हैं, विच। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, आई सो, क्योंकि दूसरे वाक्य को पूरा करेंगे हम। आई सो विच आई सो, डेम तो हट ही गया। 2 days बिफोर, 2 days बिफोर। ओके, उम्मीद करता हूं अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद अगला प्रयोग होता है दैट का। तो जो दैट का प्रयोग होता है वो व्यक्ति के लिए भी होता है, वस्तु के लिए भी होता है। देखो मैंने यहाँ पे जो प्रयोग बताए थे आपको, ये सब्जेक्ट के स्थान पर था प्रयोग, क्योंकि इट यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में था तो ये सब्जेक्ट के रूप में हो गया इट का प्रयोग। यहाँ पर देम इस वाक्य में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो गया। और उदाहरण बताता हूँ मैं आपको ऐसे ही। तो दैट का जो प्रयोग होता है वो व्यक्ति के लिए भी होता है और वस्तु के लिए भी होता है। दैट का प्रयोग जनरली जो आता है वो जोड़ने से ज़्यादा भरवाने के लिए आता है ना। देखते हैं इसके और एग्जांपल देखते हैं विच के।
कुछ एग्जाम्पल में दैट के भी आपको जोड़ने का बता दूंगा, एक एक दो एग्जाम्पल इसके भी बताऊंगा मैं। तो विच का और उदाहरण देखते हैं। निखिल purchased some books. निखिल purchased some books. I या राहुल है asked for them। इस वाक्य को अगर हम जोड़े हैं तो निखिल और राहुल दोनों अलग हैं, तो कॉमन वर्ड तो है ही नहीं यहाँ पे। ये वर्ब है, ये नाउन है, वस्तु है, वस्तु के लिए आया है देम, तो वाक्य जुड़ेगा बुक्स के बाद में। अब ये देम वर्ब के बाद आया है तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आया किसके लिए उसके बाद जोड़ना है, बुक्स के लिए आया तो बुक्स के बाद जोड़ेंगे। निखिल purchased some books which Rahul asked for। ये हो गया एग्जाम्पल। इसके बाद अगला प्रयोग आता है दैट का। अगर वो इसी सेंटेंस के लिए आपसे क्वेश्चन में कह देता कि वाक्य को किससे जोड़ना है, दैट से। किससे जोड़ना है, दैट से, तो हम विच के स्थान पर क्या लगा देते, दैट। क्या लगा देते, दैट। कई बार वो क्वेश्चन के लास्ट में दे देता है कि आपको वाक्य किससे जोड़ना है। जब आपके लिए क्वेश्चन के बाद में ऑप्शन दे दे जोड़ने का, तब तो जोड़ना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि हम तब हमें इतना आसानी से पता चल जाता है कि सब्जेक्ट हटेगा, ऑब्जेक्ट हटेगा या पसेसिव हटेगा। नहीं देता है तो हम कॉमन वर्ड छांट के और अंदाज़ा लगा सकते हैं ये किसके साथ में जुड़ेगा। दैट का एक और एग्जाम्पल आपको कराता हूँ। विवेक इज द ओनली बॉय। विवेक इज द ओनली बॉय। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। इस वाक्य को मान लो जोड़ना है तो किससे जुड़ेगा, दैट से जोड़ने की कहता है वो। तो जब दैट से जोड़ेंगे तो ही किसके लिए आया है, विवेक के लिए, तो वाक्य को विवेक के बाद में जोड़ देंगे। विवेक दैट इज माई, क्योंकि ही तो हट गया तो क्या रहेगा, इज माई बेस्ट फ्रेंड। इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब पहले सेंटेंस का क्या रह गया था, इज द ओनली बॉय। इज द ओनली बॉय। इज द ओनली बॉय। तो ये थे दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन, जिनमें मैंने आपको जोड़ना सिखाया। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो रिलेटिव प्रोनाउन भरने को लेकर है। मैं आपको भरना सिखाऊंगा। वह बहुत ही आसान है, मैं कहूँ कि इससे भी ज़्यादा आसान है रिलेटिव प्रोनाउन भरना। उसके साथ के साथ एक्सरसाइज भी करेंगे और उनको भरना भी सीखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।